रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 1 हैंड आउट दिया था मैंने आपको, ये है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 उसने लिखा है, मर्चेंट हैज 120 liters ऑफ ऑयल ऑफ टाइप 1, 180 liters of oil of type 2 and 240 liters of oil of type 3. He wants to fill the 3 kinds of oil in tins of equal quantity. इन 3 तरह के ऑयल्स को फिल करना है कैसे टिन में, जिसमें क्वांटिटी सबकी सेम हो। जैसे कि आपको इन 3 तरह के ऑयल्स को पैक करना है, जैसे कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, तीसरा ऑयल है ऑलिव ऑयल है। आपको इक्वल बॉटल्स बनानी है। आपने ऐसी एक बॉटल ऑर्डर करनी है जिसमें आप तीनों तरह के तेल को मिक्स कर सको। ऑब्वियसली लेबलिंग तो कर ही लोगे, लेकिन आपने क्वांटिटी का जो ऑर्डर देना है ना, बॉटल के साइज का जो ऑर्डर देना है वो एक ही होगा। कि आपने कहा 1 लीटर की बॉटल बना दो, 2 लीटर्स की बॉटल बना दो, तो उसने कहा है कि व्हाट इज द, he wants to fill the 3 kinds of oil in tins of equal quantity. What should be the greatest capacity? What should be the greatest capacity of such a tin? Greatest capacity, आपको जो एक टिन का साइज रखना है, ये सबसे क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट। तो वो ग्रेटेस्ट साइज क्या होगा, HCF। जब आप किसी क्वांटिटी को फिल करोगे, किसी भी एक ऑयल को फिल करोगे, तो आप 120 लीटर फिल कर सकते हो, 140 फिल कर सकता है। अगर 120 वाला दिया हुआ है तो आपने एक साइज बना लिया 140 लीटर, तो क्या इसमें पूरा 140 फिल हो सकता है? टाइप 1 का नहीं फिल हो सकता ना। इसका मतलब मुझे एक साइज चाहिए बॉटल का जो या तो 120 होगा या 120 से कम होगा। तो जब आप ज्यादा कैसे हो जाएगा बताओ। आपने कहा देख 3 तरह के ऑयल की क्वांटिटी आपको पता है, एक है 120, एक है 180, एक है 240। आपको इन्हें फर्दर फिल करके मार्केट में लगाना है इक्वल साइज बॉटल्स में। उस बॉटल की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो क्या हो सकती है, मैक्सिमम 120। लेकिन अगर मैंने 120 की बना ली तो ये तो फिल हो जाएगा 120 में पूरा का पूरा, आपके पास एक टिन बन गया। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, 120 लीटर और 60 लीटर नहीं हुआ ना इक्वल साइज में। कि जो मैंने 120 का सेकंड वाला कंटेनर बनाया उसमें 60 लीटर आधा ही आएगा ना, वो पूरा तो नहीं भरा। ऐसे जो मैंने 240 किया, 120 कर लिया, हो गया, पर ये रह गया ना मेरा। तो आई कैन नॉट हैव अ साइज ऑफ 120। नाउ कैन यू गो अबव 120? कैन यू गो बिलो 120? यस, 100 करके देख लो, 90 करके देख लो। तो अगर मैं नंबर्स छोटे ढूंढ रही हूँ तो मुझे निकालना क्या होता है, HCF ऑफ 120, 180 एंड 240। तो आप HCF निकालोगे, HCF क्या आएगा तीनों का,
We will not be able to attend today's class because of a function we are out of town. 60 लीटर्स तीनों का HCF जो आता है वो है 60 लीटर्स, मतलब जो आप ग्रेटेस्ट कैपेसिटी किसी बॉटल की रख सकते हो या जिसी कंटेनर की रख सकते हो वो होगी 60 लीटर्स। 60 लीटर्स के हिसाब से टाइप 1 के कितने कंटेनर्स हो जाएंगे? 2 कंटेनर्स। ठीक है, तो हमारे पास है टाइप 3 के कितने हो जाएंगे? टाइप 2 के कितने हो जाएंगे? 3 कंटेनर्स। टाइप 3 के कितने हो जाएंगे? 4 कंटेनर्स। ठीक है, तो हमारे पास इन टोटल कितने कंटेनर्स हो जाएंगे? 9 कंटेनर्स। इन टोटल वी विल हैव 9 कंटेनर्स। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। 2 wires are 12 meters and 16 meter long. 2 wires are 12 meters and 16 meters long. The wires are to be cut into pieces of equal length. 12 मीटर की वायर को इक्वल लेंथ के पीसेस में कट करना है, ऐसे ही 16 मीटर की वायर को भी इक्वल find the maximum length of such a piece and number of pieces so formed. तो अगर आपने 12 मीटर के पीसेस में कट करना है, 12 मीटर को पीसेस में कट करना है और 6 मीटर को कट करना है, तो कितने पीसेस आपके बनेंगे? लेंथ क्या होगी सच अ पीस की? लेंथ ऑफ ईच पीस। 12 वाली वायर है, इसको पीसेस करके आपने रखना है, तो एक पीस की लेंथ कितनी रख सकते हो आप? 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, लेकिन जितनी 12 की पीस लेंथ होगी उतनी 16 वाली वायर की लेंथ होगी। पीसेस कर रहे हो, जो पीस का साइज लेंथ कर रहे हो, जिस पीस का, आपकी लेंथ दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, एंड मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए। तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी? 12। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 16 में लेकर चलती हूँ, 16 मीटर को करती हूँ, 12 मीटर एक हो गया, सेकेंड पीस क्या हो जाएगा? 4 मीटर। तो ये इक्वल पीस नहीं बना ना, मतलब आपके पास एक रेड रिबन है और आपके पास एक ब्लू रिबन है, आपने इसे इक्वल पीसेस में कट करके ऐसे ना हैंग करना है। फिर हो गया? तो लेंथ ऑफ ईच पीस अब क्या होनी चाहिए आप बताओ? हम क्या निकालेंगे? ऐसा नंबर जो 12 को भी डिवाइड कर दे और जो 16 को भी डिवाइड कर दे। जब डिवाइड कर दे तो वी फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 16 which is equal to 4 meters. So number of pieces of 12 meter कितने हो जाएंगे? 3. Number of pieces of 6 meter कितने हो जाएंगे? 4. तो टोटल पीसेस हमारे पास कितने होंगे? 7 पीसेस इन टोटल। अब क्वेश्चन नंबर 3 करो। हाँ जी, एक काम कर काशी, तू करवाई ले कुछ नहीं, तो बस ये करवा, बाकी मैं अपना करूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, 3 टैंकर्स कंटेन, तो हमारे पास है टैंकर 1, टैंकर 2, टैंकर 3। So 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. हाँ जी, वही करवाने के लिए क्वेश्चन दिया था। आप ना अभी 6th क्लास के NCERT मैथ्स की लेना, उसको ओपन करना, आपको ये सेम क्वेश्चन वहां पे मिल जाएगा।
आप 6th क्लास में पढ़कर आए हुए हो, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर that can measure the diesel of 3 containers exact number of times. इसका मतलब आपको इनको मेजर करने के लिए एक ऐसा कंटेनर चाहिए जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर। जैसे कि अगर मुझे 7 लीटर मेजर करना है तो या तो मैं 1 लीटर का कंटेनर लेकर आऊं, 7 टाइम्स मेजर कर दिया उसको, है ना। अगर मैं 2 लीटर का लेके आती हूँ तो क्या होगा, 3 टाइम्स में मैं 6 तो मेजर कर सकती हूँ, 1 जो है वो मेरा रह गया। कंटेनर मेरे पास 2 का है, आई हैव नो वे टू मेजर 1 लीटर, तो वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स नहीं हुआ। तो मुझे अगर मैं 7 लीटर ले रही हूँ तो मैं 3 भी नहीं ले सकती, मैं 4 भी नहीं ले सकती, 5 भी नहीं ले सकती, 6 भी, सिर्फ 7 लूंगी। तो मैंने कौन से लिए 1 और 7 के क्या है फैक्टर्स। 14 भी ले सकती हूँ, मल्टीपल्स में ले नहीं सकती हूँ। तो जब मैं कभी भी क्वांटिटी को मेजर करना चाहती हूँ, जैसे मुझे इस रूम की डायमेंशन मेजर करनी है ना, तो मैं इंची टेप लेके आती हूँ, जो टेप मेजरिंग टेप लेके आते हैं वो इसकी डायमेंशन से कम होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इस केस में पहली चीज तो आप क्या निकालोगे, HCF ऑफ 403, 434, 465। HCF ऑफ 403, 434 एंड 465, इन तीनों का हमें HCF निकालना। तो HCF के केस में हम क्या करेंगे, 465 को देखो, अब मुझे समझ नहीं आ रहा 403 किससे डिवाइड होता है, तो तीनों नंबर्स में से जो किसी से डिवाइड होता है उसको देख लो। जैसे कि मेरे पास 434 है, दिस इज 2 into 217, अब 217 पे अटक गए कि कुछ होता है 217 का, सेवन से जाएगा, ठीक है। 465 इज डिविजिबल बाय 5, वो देख लो, 5 into 93, 93 को तो व्यू करना फिर भी आसान है, 3 into 31, क्लियर हो गया। तो ये जो 403 है ना इसमें 2 है, ना इसमें 3 है, ना इसमें 5 है, 31 से ट्राई करके देख लो, तो ये हो जाता है 31 into 30। This is how you tackle a number when you don't know the factors. आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो इस तरह से आप करते हो, अदरवाइज रैंडमली चेक करोगे, 7 से नहीं हुआ, 11 से चेक करो, 11 से नहीं हुआ, 13 से करो, 13 से नहीं हुआ, 17 से करो, so on. हाँ जी, तो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी टू मेजर द oil या the measure the diesel exact number of times will be 31. Question number 4 is the question of hit and trial. N square minus 1 is divisible by 8 if n square minus 1 is divisible by 8, ऐसा कब होता है, n square minus 1 divisible by 8 कब हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना होता है, आपको n के ना ऑप्शंस पे देखना, उसमें लिखा हुआ है एज एन इंटीजर, अ नेचुरल नंबर, एन ऑड इंटीजर, एन इवन इंटीजर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल पुट द वैल्यूज एज पर द स्पेसिफिक ऑप्शंस। इंटीजर का है, नेगेटिव पॉजिटिव सभी वैल्यूज ले लो, एटलीस्ट 3 वैल्यूज लेकर हमें चेक करना होता है। इंटीजर के केस में आई टेक -1, 0, 1, मैं 3 वैल्यूज लूंगी। n स्क्वायर माइनस 1 को चेक करना है, 8 से डिवाइड हुआ तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू -1, 0 इज एन इंटीजर, सी पार्ट, ठीक हो गया। तो आपने कहा 1 - 1 इज डिविजिबल बाय 8, -1 का स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाय 8, लेकिन 0 - 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो हमारा इंटीजर नहीं हुआ। नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 लेकर देख लो, और इंटीजर में आई गो फॉर 1, 3, 5, 7, 9, so on. तो 1 square minus 1 is divisible by 8, 3 square minus 1 is divisible by 8, 5 square minus 1 is divisible by 8, 7 square minus 1 is divisible by 8. तो ये जब ऑड इंटीजर होता है तो हमेशा n square minus 1 is divisible by 8. If it is odd, if it's an odd integer, it is always divisible by 8. क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजीली आप कर सकते हो, उसने कहा है फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर ट्री। तो ये तो किया हुआ है ना पहले भी, ये कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ भी कर लो फटाफट से, 2 मिनट लगाओ। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 करो। क्वेश्चन 7 मैंने ऑलमोस्ट समझाया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंट है, जो आप ग्रुप से करते हो कर पाओगे, यहाँ पर मुझे है ना पूरा करना है।
चलो 4095 हो गया हमारा, है ना? नहीं वो बेटा वो होगा ना फैक्टर ट्री के फैक्टर्स। क्या किया इसको देखो, 5 into 8 19, अच्छा 3 से दिया। चलो क्या दिया हुआ है, 3 into 1 2 1365। चलो इसके बाद 1365 को मैंने क्या लिखा है, 5 into 455। 455 को क्या लिखा है, 5 into 255। 455 को हमने क्या लिखा है फिर, 5 into 91। 91 को 13 into 7। ठीक है, तो अभी फैक्टर्स क्या बनते हैं, 3 into 3 into 5 into 13 into 7। हर बार में जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं ना हर एक ट्री में, हम उसको लेते हैं क्योंकि हमने कॉम्पोजिट को आगे ब्रांच आउट किया है। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ऑफ 409। अब 3825 होगा तो क्या लिया पहले नंबर, इसमें 3 लिया, 3। चलो 3 से किया तो कितना आता है, 1275। इसके बाद कौन सा लिया, फिर से 3 आएगा, 3 into 425, है ना? फिर उसके बाद क्या आएगा, 5 into 85। 85 को क्या लिखोगे, 5 into 17। तो 3 into 3 into 5 into 5 into 17, यही आया। 3 square 5 square 17। सो क्लियर, समझ में आ गया ना? जिससे मर्जी ऑर्डर हो हमारे नंबर्स यही आएंगे। क्या हुआ, ठीक नहीं? ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आपको पूरा फैक्टर ट्री बनाना था। यहाँ पे 2 है, 3 मिसिंग है, यहाँ पर 2 और इसके दो फैक्टर्स है 3 and 3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 9। यहाँ क्या लिखोगे, 18 और यहाँ क्या लिखोगे, 36। क्लियर है यहाँ में मिसिंग वैल्यूज। देन डी पार्ट में ब्रांच आउट हमने ऐसे किया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा, 21। ये 2 है तो यहाँ नंबर क्या आ गया, 42। देन 156 239 और यहाँ से हमारे पास आ गया 313। 239 क्या हो गया, 78। ठीक है, देन डी पार्ट, ये x आ गया 3195, यहाँ से ऐसे, और ये 3 और ये 5 और ये 13। 5 into 13 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 65 3 जा 195। 195 into 3 585। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम और कॉम्पोजिट। ये कैसे करते हैं, 7 into 11 into 26 plus 13। इसमें करना क्या है हमें, आपके जो कॉमन निकालना है, कॉमन में निकलेगा यहाँ पर तो आएगा 7 into 11 into 2 plus 1। सेकेंड है 3 into 5 into 13 into 46 plus 23। लास्ट लाइन वही बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना? तो अब इसमें आई कैन टेक कॉमन, कौन सा नंबर ले सकते हैं इसमें, 23। 3 into 5 into 13 into 2 plus 1 अगेन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सी पार्ट में दिया है 2 into 3 into 3 into 5 plus 5। तो कॉमन क्या लेंगे, 5 2 into 3 into 3 plus 1 अगेन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बी पार्ट में देखो 5 कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, तो आई विल हैव 6 4 3 plus 1। हाँ दो नंबर कॉमन, 10 लेना ओवरऑल कॉमन। 10 देखो दूसरे नंबर में 10 है, यहाँ हमारे फर्स्ट वाले नंबर में भी 10 बन रहा है, तो आई कैन टेक 10 कॉमन, है ना? अब ई पार्ट डिफरेंट है क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ भी कैलकुलेशंस नहीं करनी, कैलकुलेशंस किए बिना बताना है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द नंबर है, सम है ना, सम में दो नंबर है 7 11 13 का प्रोडक्ट और 5 का प्रोडक्ट। तो 7 11 13 दिस सम दिस प्रोडक्ट इज ऑड। 7 into 11 into 13 ऑड है,
5 नंबर भी क्या है ऑड, दो ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो क्या होगा इवन। तो कभी भी इवन नंबर प्राइम होता है एक्सेप्ट 2, नो इवन नंबर इज प्राइम। 2 के अलावा कोई भी और इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि उसका 2 एक फैक्टर होगा ही होगा। ठीक हो गया। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इसलिए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एक्सरसाइज 1.3 का अदर फॉर्म है। इफ रूट ए बी इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट ए प्लस रूट बी इज एन इरेशनल। ये ना मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी ग्रुप में क्योंकि मिसप्रिंट हुई है, पर थोड़ी बहुत ना प्रिंटिंग में वो आई है, प्रॉब्लम आई है। तो इन केस आपको आती है तो आप इसमें चेक कर सकते हो, मैं ग्रुप में पीडीएफ इसका पूरा शेयर कर दूंगी। ठीक है, इस वाला जो मैंने आपको दिया, आपको दिया हुआ है कि जो रूट ए बी है ना वो इरेशनल, रूट ए बी इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको प्रूव करना है रूट ए प्लस रूट बी इज इरेशनल। तो ये कैसे प्रूव करते हैं, जैसे हमने रूट 3 को लिखा था, रूट 4 को लिखा था, यहाँ पर ना रूट ए रूट बी का मतलब है रूट 4 5 दिया हो, रूट 3 और 5 दिया हो, आपको दिया रूट 15 इज इरेशनल। नाउ प्रूव दैट रूट 3 एंड रूट 5 का सम इज इरेशनल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप लिखोगे लेट्स assume दैट रूट ए प्लस रूट बी इज a rational number. Let's assume root a plus root b is rational. Therefore, root a plus root b is equal to p by q, where p and q are co-prime integers. q is not equal to 0. लिख लो इसे। तो इसका हमेशा वही सेम आना है। यहाँ पर क्या फर्क होता है, इसके बाद हम लिखते हैं squaring both sides. अब जब यहाँ पर हमने स्क्वायर किया ना, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू, तो ये क्या बन जाता है ए प्लस बी स्क्वायर, जो टर्म्स का स्क्वायर आ गया, बाइनोमियल का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। समझ में आ गया बच्चे? कर दिया ना मैंने, क्लियर हो गया ना ये? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, रूट ए बी 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। रूट ए बी इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। ये आ गया ना, रूट ए बी इसके इक्वल आ गया हाफ के तक। तो अब हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है ना, पी क्यू ए बी आर इंटीजर्स, तो जो ये आपका सारा नंबर बनकर आता है ना, पी क्यू ए बी को प्लस माइनस जब भी किया तो वो एक रैशनल नंबर बन के आएगा। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, रैशनल। पी क्यू ए बी, ये ना हमने 8th में जब किया था ना कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स देन पी प्लस क्यू विल बी एन इंटीजर, याद है? क्लोज्ड फॉर डिवीजन, क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, याद है ना किए थे ये हमने? नहीं यार, क्योंकि पढ़ाई नहीं। ये चैप्टर 1 था क्लास 8 में, जब आपका लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, है ना, तब आप 8 में हो गए। बात याद करवाऊंगा। इनिशियल तो 2 महीने सब परेशान हुए थे, एंड आफ्टर अ व्हाइल यू रियलाइज कि अब तो टेस्ट देने नहीं पड़ेंगे, और इतने मजे आए फिर तो सबको, है ना? तो आप इसमें लिखोगे सिंस पी क्यू ए बी आर इंटीजर्स, देयरफॉर p square by q square minus a minus b will be a rational number. ठीक हो गया? तो आपकी राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर एंड गिवन लेफ्ट हैंड साइड इज इरैशनल. So this is contradictory to our assumption. This contradicts our assumption, which is contradictory. एक रैशनल और इरैशनल को आप इक्वेट कर रहे हैं. This is contradictory to our assumption. So hence root a plus root b is rational. Hence root a plus root b is rational.
क्यों? फर्स्ट पेपर हिंदी का, चलो कोई, चलो ये आ गया। नहीं पर कल तो आ जा बच्चे, कल मैं प्रोबेबिलिटी करवाऊंगी। नहीं नहीं उस टाइम पे आ, प्रोबेबिलिटी करवाऊंगी, चाहे इस टाइम पे मत आ। वो प्रोबेबिलिटी का ना कैलेंडर वाला क्वेश्चन करवाना है, वो कर लेना, हो सकता है पेपर में आ जाए। ठीक हो गया ये? समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना बच्चे? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। What is the smallest number which when divided by 35, 56 and 91 gives remainder 7 in each case? एक ऐसा नंबर बताओ जिसको आपने 35 से डिवाइड किया, 56 से डिवाइड किया, 91 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आता है? 7 in each case। क्लियर हो गया? आप क्योंकि नंबर को डिवाइड कर रहे हो, नंबर जो है वो डिविडेंड की जगह पर आया है। डिविडेंड का मतलब we find the LCM, हमें मल्टीपल ढूंढना होगा। क्लियर हो गया? तो we will find LCM of 35, 56, 91 और जो ये सेम रिमाइंडर है इसमें ऐड कर देंगे। ऐड रिमाइंडर 7 आया सबके, तो वो हर एक नंबर 7 ज्यादा है। 35 के मल्टीपल से 7 ज्यादा है, 56 से भी 7 ज्यादा है, 91 से भी ज्यादा है। ये जो है ना, आप पहले एलसीएम निकालोगे इन तीनों का। आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको 35 से डिवाइड किया, 7 रिमाइंडर है। तो मैं कह रही हूँ नंबर इज, लेट मी से द क्वोशिएंट इज 35 प्लस 35a प्लस 7। ठीक है, यहाँ पर क्वोशिएंट b है तो 56b प्लस 7 लिख दोगे। यहाँ पे क्वोशिएंट c है तो 91c प्लस 7 लिख दोगे। इस फॉर्मेट में आ गया 35a प्लस 7, 56b प्लस 7, 91c प्लस 7, इस तरह से आ गया। ठीक है, तो अब हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 35, 56, 91 इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे और हर बार हमें मल्टीपल से 7 ज्यादा जाना है ना। तो हम क्या कर देंगे, जो हमें सेम रिमाइंडर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो हम उसको 7 को ऐड कर देंगे। अदरवाइज क्या होता है, ऐसे केस में जो गिवन 3 नंबर्स है उनका एलसीएम निकालो और सेम रिमाइंडर को ऐड करो। क्लियर हो गया? सो एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स प्लस द सेम रिमाइंडर। ठीक हो गया? तो हमारा एलसीएम इसमें अब नंबर्स क्या बन जाएंगे? एलसीएम क्या बन जाएगा? 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 13 प्लस 7, 35 इंटू 8 इंटू 13, 35 8 जा 70, 70 इंटू 4 कितना होता है? 280 है ना। 280 इंटू 13 प्लस 7। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 3647 इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। क्लियर हो गया बच्चे? अब देखो, आपने कहा एलसीएम निकाला 36, 40 ये स्मॉलेस्ट नंबर है। हमने किया एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91 प्लस 7। ठीक हो गया? तो मैंने एलसीएम निकाला और उसमें 7 ऐड करके बना दिया 3647। मैंने कहा ये स्मॉलेस्ट नंबर है। इसके बाद कौन सा नंबर होगा? ये तो सबसे छोटा नंबर है ना। तो क्या इसके बाद कोई नंबर एग्जिस्ट करता है? अगर है तो वो क्या है? तो इसमें हम क्या करेंगे, आपने देखो इनका एलसीएम निकाला 36, 40। ये नंबर ना इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है, और उस डिविजिबल नंबर में मैंने 7 ऐड करके बता दिया कि तीनों से रिमाइंडर 7 दे देगा। क्लियर हो गया? 36, 40 तीनों के टेबल में आता है ना। तो कैन आई फाइंड अनदर नंबर जो तीनों के टेबल में आएगा?
इसके बाद कौन सा नंबर होगा? 3640 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 7, 3640 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 7। समझ में आ गया? तो अगर मुझे ऐसे सारे नंबर्स निकालने हैं तो मैं एलसीएम के मल्टीपल्स में 7 ऐड करती जाऊंगी। जैसे कि तुमने 6 और 7 का एलसीएम निकाला 42, इसका मतलब है 6 के टेबल में 42 आता है, 7 के टेबल में भी 42 आता है। इसके बाद कोई नंबर है 42 के अलावा जो दोनों के टेबल में आएगा? ये भी छोड़ो, 2 और 3 ले लो, बहुत इजी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है इनका? 6। उसके बाद कौन सा है? 12। 6 और 12 में क्या रिलेशन है? 6 2 जा 12। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा? 18। 18 क्या है? 6 3 जा। तो अगर मुझे कॉमन मल्टीपल्स की लिस्ट बनानी है और उन्हें इकट्ठा करके शो करना है तो मैं कहूंगी वो आगे 6 के मल्टीपल्स हों। 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स, सबसे छोटा 6 है तो आगे 6 का पूरा टेबल लिख दो, वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाएंगे। 6 का कोई भी नंबर जो है मल्टीपल है वो 2 और 3 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे ही अगर 36 40 इन तीनों का मल्टीपल है तो 36 40 का टेबल पूरा लिख दो, वो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? वही कह रही हूँ। तो अगर मुझे नेक्स्ट नंबर ढूंढना है तो मैं क्या करूंगी? 36 40 इंटू 2 प्लस 7, 36 40 इंटू 3 प्लस 7, सो ऑन करते हुए हम ये पूरी लिस्ट लाते रहेंगे। तो हम कहते हैं सच नंबर्स या फैमिली ऑफ सच नंबर्स विल बी ऑफ द फॉर्म 36 40 x प्लस 7। समझ में आ गया? ये जनरल सी चीजें समझने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 10 से, इससे क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छे समझ में आया। Find the greatest number of 6 digits which is exactly divisible by 24, 15, 36. Divisible किससे रखना है हमें? 24, 36 और 15 से। तो पहले मुझे क्या निकालना चाहिए? अगर मैं डिविजिबल बाय कह रही हूँ तो आई विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 15। इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। तो आप पहले एलसीएम निकालोगे 24, 36, 15 का। ये होता है 2 क्यूब इंटू 3, दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, दिस इज 3 इंटू 5, है ना? तो मैं लिखूंगी 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, है ना? 8 इंटू 9 इंटू 5, एलसीएम आ जाएगा 360। 360 is the least number which is divisible by 24, 36, 15. तो अब मुझे अगर और नंबर्स निकालने हैं तो आई शुड राइट टेबल ऑफ 360, और इस टेबल ऑफ 360 तक लिखते लिखते मुझे कहां तक पहुंचना है? ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर तक। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ? मैं ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को एलसीएम जो कि है 360 उससे डिवाइड कर देती हूँ। तो 2s are 720, 972, यहाँ से 9 एक आया जिसको हम लिखेंगे 7s are 2520, तो ये बन जाएगा 2799, 7s are 2520, 2799 और एक बार फिर से 72520। लास्ट में मेरा रिमाइंडर आता है 279। मतलब ये नंबर
360 से डिवाइड होकर रिमाइंडर देता है 279। तो अगर इस नंबर में से मैं 279 को माइनस कर दूंगी जो कि है 720 इस तरह से, तो मेरा ये नंबर 360 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? ये तो करते ही थे, तो पता ही है हमें। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 digits will be 999720 exactly divisible by 24, 15, 36। समझ में आ गया इतना हमें? अब इसी के साथ मैंने यहाँ लिखा नहीं है, नेक्स्ट लिख लो। हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 digits। हाँ नहीं नहीं, 10th से पहले ही, 10th में ही लिखना है, ऐड कर लो इस वर्कशीट में। मैंने लिखा नहीं है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 digits। इसी से निकाल लेते हो। मतलब एक नंबर रखो, आपने एक नंबर लिख लिया 999, 999 6 डिजिट्स का नंबर ले लिया। अब इसमें आप स्मॉलेस्ट भी निकाल सकते हो। आपने देखो मैंने क्या कहा था, आपने 360 का टेबल लिखना है ना? 360 का टेबल लिख लिया, ये वाला नंबर आ गया। अब इसके बाद का मल्टीपल निकाल सकते हो, ये आ गया ग्रेटेस्ट है। मल्टीपल्स ऑफ 360 में कितना डिफरेंस होता है? 360 का। तो अगर मैं इसमें 360 ऐड कर देती हूँ 0 8 0 0 0 और ये ऐसे आएगा। एक 0 फालतू लिख ली मैंने, नहीं ठीक, एक इससे 3 0 इससे, ठीक, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 बन गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। So this is the smallest number of 7 digits। हाँ, क्योंकि मैंने एलसीएम का ही आगे मल्टीपल निकाला है ना, तीनों की डिवीजन। I found nothing but multiple of LCM. That's why it's divisible by all the three. अब है क्वेश्चन नंबर 11। Find the number nearest to 1,10,000 but greater than 1 lakh, which is exactly divisible by each of 8, 15, 21। एक नंबर है, नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000 पर 1 लाख से बड़ा हो, ये तो पक्का है। और यहाँ पर ना मुझे नियरेस्ट लिखना है। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे समझना है कि अगर मैं नंबर 5 पे खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट नंबर 5, आई हैव 2 ऑप्शंस एंड आई शुड कवर द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ से नंबर 9 पे भी जा सकती हूँ और वे राउंड आई कैन गो टू नंबर 3 ऑल्सो, है ना? कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो नंबर 5 के नियरेस्ट कौन सा है, 3 या 9? 3। आई एम स्टैंडिंग एट 5, हियर इज नंबर 9 एंड हियर इज नंबर 1, व्हिच वन इज नियरेस्ट? बोथ आर इक्वली डिस्टेंट। ठीक हो गया? अगर यहाँ पर मान लो मैंने इसे नंबर 6 कर लिया, नाउ व्हिच वन इज नियरेस्ट? 9। समझ में आ गया? मतलब नियरेस्ट का मतलब ये नहीं है उससे छोटा हो, नियरेस्ट का मतलब ये नहीं है उससे बड़ा हो। हमेशा नियरेस्ट का मतलब है कि जिसका जाने में कम डिस्टेंस ट्रैवल करना। हाँ, हमें उससे देखना है कि उसके पास वाला कौन सा नंबर आए। मुझे 1 लाख से 1,10,000 के नियरेस्ट चाहिए, तो मैं हमेशा 1,10,000 को डिवाइड करूंगी। तो मुझे 1,10,000 से छोटा मल्टीपल, 1,10,000 से बड़ा मल्टीपल दोनों ढूंढ के रखने हैं। समझ में आ गया? पहले तो हम क्या करेंगे, हमें नंबर है 8, 15 और 21 से डिवाइड होने वाला, है ना? नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8, 15, 21। तो इन तीनों का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम।
कितना आ रहा है? 560 आ रहा है। 35 105 into 8 840 समझ में आ गया बच्चे? 840 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं 1,10,000 को 840 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करूंगी। 840 माइनस किया 062 आ जाएगा, देन 2600 2520 ये आता है 08 800 आ जाएगा। दैट्स इट। लास्ट में 800 आ गया ना, अब 800 जीरोस ही आएगा। 840 जीरोस 800। ठीक हो गया, रिमाइंडर हमारा 800 आ गया। तो इसका मतलब अब इसको हम कैसे करते, देखो 1,10,000 में से 800 माइनस कर दिया, आपके पास आ जाएगा 1,09,200। ठीक हो गया। दिस इज द नंबर लेस देन 1,10,000 जो डिविजिबल बाय 840 है। इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा? 1,10,000 से छोटा है 1,09,200। आप इसमें 840 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 1,10,040। अब मुझे बताओ, इस नंबर पे तुम खड़े हुए हो, किसके पास जाना तुम्हारे लिए आसान है? इस नंबर के पास जाना या इस नंबर के पास जाना? 40। तो नियरेस्ट नंबर कौन सा हो गया? 1,10,040। नंबर नियरेस्ट विल बी 1,10,040। क्लियर हो गया? Nearest will be 1,10,040. Now come to question number 12, which is very important. इसके बाद के ना तुम ट्राई कर लेना, मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट सारे करवाए हो। काशिन आपको कौन से नहीं करवाए हुए? 11th ऑनवर्ड्स करवाए हुए सारे, पूरा किया हुआ है। 24th और 24th में करवा देती हूँ तुम्हें अभी। ठीक है, मुझे ये हैंडआउट खत्म करना है। तुम भी देखो, तुम्हें भी ऑलमोस्ट करवाए होंगे। तुम्हें भी सारे करवाए इसके बाद? उसके बाद नहीं किया हुआ। चलो फिर तुम्हें आज बैठकर 10 मिनट लगा लो, आज बैठ के करवाना है। मुझे खत्म करना है, मुझे कल नहीं इसको रखना प्लीज। मैं सच में, मेरा दिमाग ना रियल नंबर से परेशान हो चुका है, मुझसे बोला नहीं जाता, मेरा सच में गला फट जाता है बाद में, और 10 मिनट मुझे होश नहीं आती क्लास के बाद कि मैं क्या बोलकर आई हूँ। हाँ हाँ, मैं फटाफट से करवा दूंगी ना, इन्होंने किया हुआ है तो दे कैन लीव, यू सिट विद मी एंड देन फटाफट से बस सॉल्व करना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, फटाफट से करते हैं। इसने कहा है 3 bells start ringing together and ring after every 4 seconds, 5 seconds and 6 seconds respectively. एक बेल हर 4 सेकंड्स के बाद रिंग करती है, मतलब स्नूज टाइम उसका 4 सेकंड्स का रखा हुआ है। तो अगर पहले आपने स्टार्टिंग से रखा 4 सेकंड्स के बाद रिंग करेगी, इसके बाद कब करेगी? हाँ 8 सेकंड्स के बाद। अगर एक बेल 5 सेकंड्स के बाद रिंग कर रही है तो इसके बाद करेगी 10, 15। समझ में आ गया? तो अगर 6 में रिंग कर रही है 6 सेकंड्स के बाद, तो इसके बाद वो रिंग करेगी आफ्टर 12, 18 सो ऑन। तो मैं मल्टीपल ढूंढ रही हूँ, तो इसमें हम क्या निकालेंगे? LCM ऑफ 4, 5 and 6 which will be equal to तीनों इकट्ठी साइन करें, तीनों इकट्ठी रिंग करें, ऐसा कब होगा? आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स। हर 60 सेकेंड्स पर तीनों का अलार्म इकट्ठे बजेगा। समझ में आ गया? तीनों का अलार्म इकट्ठे बजेगा आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स। अब उसने कहा है इन एन इंटरवल ऑफ 1 आवर, 1 घंटे के टाइम में वो कितनी बारी रिंग करती हैं? They are ringing after every 60 seconds
So in an interval of 1 hour, how many times will they ring together? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 60 seconds का मतलब how many minutes? 1 minute. हर 1 मिनट के बाद वो इकट्ठे रिंग कर रही है. पूरे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60. तो हम क्या लिखेंगे? 60 टाइम्स. लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखी थी? दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर. क्या 60 टाइम्स समझ नहीं आया? 1 आवर में कितनी बारी रिंग करेंगे? इकट्ठे अलार्म कब बजाएंगे? पहला अलार्म कब बजता है? आफ्टर इकट्ठे तीनों का 60 सेकंड्स के बाद. इसके बाद 120 सेकंड्स के बाद, मतलब 2 मिनट के बाद. इसके बाद 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद. तो सवाल अगर आपके पास पूरे 60 मिनट्स हैं तो 60 टाइम्स वो रिंग कर दी. अब जरूरी चीज इसमें क्या है? द फर्स्ट लाइन इसको अंडरलाइन कर लो, बिकॉज दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर. अभी रिंग की, अभी के 60 सेकंड्स के बाद फिर रिंग करेंगे, फिर 120 के बाद, फिर 180 के बाद. तो इस केस में हमेशा हम क्या करते हैं? वी ऐड 1 and we say 61 times. Why we add 1? Because we say they started ringing together. अभी रिंग की, अब के 60 सेकंड्स के बाद, फिर 120. हाँ, how many times? तो अभी स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर हुआ ना. ये लाइन अगर नहीं होगी तो आप इंटरवल निकाल नहीं सकते. आपको क्या पता कि ये हर 4 सेकंड्स के बाद, इसके 4 सेकंड्स क्या इसके 5 सेकंड्स है? तुमने 9 o'clock दोनों को सेट करके रखा, तीनों ने अलार्म बजाया, उसके बाद ये 4, ये 5 और ये 6, तो 60 सेकंड्स आया, तीनों ने रिंग किया. तो जो अभी का टाइम है वो जरूरी होता है तीनों को इकट्ठे करके वो किया है, क्लिक किया है स्टार्टिंग. ठीक हो गया? तो यहाँ पर बिकॉज दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, दैट मीन्स हम उसमें +1 करेंगे बिकॉज दे स्टार्टेड टुगेदर. क्वेश्चन नंबर 13, 14 तुमने किया हुआ है सबने? 15 आपने नहीं किया हुआ है ना? आपने किया हुआ 15 तक? अच्छा, 16 भी, 17 तुमने किया हुआ? 17, 16, 17 किया हुआ है, 18 भी किया हुआ है ना? 19, 20, 21, 22 किया हुआ ना? 23, 24 करवा के कुछ तुम्हें कवर करवा, हमारे बहुत इजी हो जाएंगे. 23rd क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 3 raised to power 4 plus 6 raised to power 3 is a prime number or not. ये आपको बताना है कि नहीं, और सॉल्व नहीं करना होता, कैलकुलेशंस नहीं करनी होती. तो इस केस में हम क्या करते हैं? आपको जो दो नंबर्स का सम दिया हुआ है ना, इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकलता हो, या फिर एक ऑड एक इवन ऐसा बनता होगा. ठीक हो गया? जैसे कि ये दोनों ऑड होते तो सम इवन हो जाता, कुछ ऐसा केस होता. तो ये 3 raised to power 4 है, इसको मैंने लिखा 2 into 3 raised to power 3. तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है 2 cube into 3 cube. So I can take 3 cube common, 3 plus 2 cube. क्या ऑड है? ये कॉम्पोजिट है, प्राइम है? कॉम्पोजिट. बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर शो हो गया. दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर. तो मेरी स्टेटमेंट क्या आ गई? फॉल्स. ये क्वेश्चन आपने रीजनिंग से करने हैं, कैलकुलेशन से नहीं करने. ठीक है? अब हमारे पास आता है HCF and LCM of two numbers are 33 and 264 respectively. दो नंबर्स हैं, HCF दिया हुआ है 33, LCM दिया हुआ है 264. अगर पहला नंबर है, दो नंबर है ना N1 N2, पहले नंबर को डिवाइड किया किससे? 2 से. पहले नंबर को ना कहते 2 से डिवाइड कर दो, और ये कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद कोशेंट देता है 33. तो नंबर 1 क्या आ गया? तो कोशेंट पता है ना, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल पता है ना, हमें क्या मतलब होता है? 0 आ गया. तो नंबर 66. अब ये दो नंबर है, HCF LCM है, तो क्या यूज करोगे इसमें? कौन सा? HCF into LCM is equal to product of two numbers. तो HCF लिखोगे into LCM is equal to product of two numbers. तो only thing that you required here was कि एक number 66 बन जाता. 33 into 264 is equal to 66 into N2. तो यहाँ से ये 2 इसको कहाँ करोगे? N2 की वैल्यू क्या आ गई? 132. The other number will be equal to 132.
समझ में आ गया इतना? राइट, चलो तुम जा सकते हो, बाकी तुम करोगे। आई लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 11 देखो वंशिका, 11 हो गया तुम्हारा, 15 तक हो गया ना, 16 देखो कर सकते हो। हाँ अच्छा, 14 वाले में देखो क्या कहा है। 14 में कहा है a इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई स्क्वायर, b इज इक्वल टू एक्स बाई। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ ये एक्स वाई की वजह से मुश्किल है, अदरवाइज ये क्वेश्चन कुछ नहीं। इसमें लिखा है a और b इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, और एक्स वाई प्राइम नंबर्स है, मतलब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा। 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3, 5 ऐसा कुछ दिया होगा। तुम ना अपने डाउट्स इकट्ठे कर लो, तुम्हारा पेपर 20th को है ना, तो आज क्या है, 20th से शुरू है, मतलब उससे बेटर मैं पहले तो सारे क्लियर करके रखूंगी ना डाउट्स। प्रॉब्लम है आज है, मतलब तुम्हारे पास पीछे कब है एग्जैक्ट पेपर? चल ऐसा है ना, इससे पहले अपने कोऑर्डिनेट के सारे जो समझ नहीं आते बुक के क्वेश्चन मुझसे पूछ लो इस टाइम में यहाँ पर 6 to 7, ठीक है। a इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई स्क्वायर करवा लें। तो इसमें मुझे क्या निकालना है, HCF ऑफ AB। HCF में कहता है कॉमन फैक्टर्स एंड देयर मिनिमम पार्ट। तो कॉमन फैक्टर क्या है, x एंड y, x की पावर 1, y की पावर 2। LCM क्या होगा AB का, ऑल द फैक्टर्स एंड देयर मैक्सिमम पावर। x की पावर क्या है 3, y की पावर क्या है, बस खत्म, क्योंकि ये प्राइम नंबर दिए हुए थे इसलिए। 15 16 हो जाएगा, देखो बहुत इजी है इसके बाद तो। हाँ इसमें लिखा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स द एचसीएफ। एलसीएम इज 14 टाइम्स एचसीएफ, तो 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू एच। फिर सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम आपको दिया होगा, बस हो जाएगा ना, राइट। अब क्वेश्चन 17, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है आपका। क्वेश्चन 17 में लिखा है कैन टू नंबर्स हैव 16 as HCF and 380 as LCM? Can two numbers have 16 as HCF and 380 as LCM? Give reasons. अब इस केस में पता क्वेश्चन कैसे आता है, तो मैंने कैन लिखा है ना, आपको बुक में जो क्वेश्चन या पेपर में आता है ना, तो होता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर्स which have 16 HCF 380 LCM। तो हम पता क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा है। तो हमेशा इस केस में जो चीज याद रखनी है, फॉर एनी ग्रुप ऑफ नंबर्स, जितना मर्जी नंबर्स हो, फॉर एनी ग्रुप ऑफ नंबर्स, चाहे 100 नंबर्स ले लो चाहे 1000 नंबर्स ले लो, HCF will always divide LCM। ये जरूरी है। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, उन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनके एलसीएम को डिवाइड करेगा ही करेगा। अगर वो नहीं डिवाइड करता, मतलब ये गलत दिया हुआ है हमें, ये केस पॉसिबल भी नहीं। So can two numbers have 16 as HCF and 380 as LCM? We'll say no, because HCF does not divide LCM. HCF is not a factor of LCM. LCM is not a multiple of HCF। जो मर्जी लिख दो, बात तो ये है कि आपका जो 380 है LCM, वो 16 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, एंड यू नो द रीजन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। तो आपको क्वेश्चन हमेशा ऐसे आता है कि टू नंबर्स हैव HCF 16, LCM 380, now find the product of those two numbers। So you have to pause and think that is this LCM divisible by HCF? अगर नहीं तो आप लिखोगे आंसर नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लाई करके नहीं आओगे। लेकिन अगर आपको दिया है HCF is 16, LCM is 320, find the product, तो कर सकते हो, यस। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा, 320 into 16। वो कौन से नंबर्स हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इस चैप्टर में थोड़ा और प्रो हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं, तो कितने नंबर्स हो सकते हैं, कितने पेयर्स ऑफ नंबर्स पॉसिबल है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल
इतना क्लियर हो गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर 18 देखो, LCM of two numbers 12 and 42 is of the form 10m plus 4. So can we find the two numbers? दो नंबर्स हैं 12 and 42, उनका एलसीएम जब निकाला ना तो 10m plus 4 की फॉर्म में लिख दिया। उसको इसमें डाल, एलसीएम दोनों का आता है 84, 10m plus 4 से इक्वेट कर दिया। क्वेश्चन 19, 20 बहुत इजी है। देखो 19 में क्या लिखा हुआ है, HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट स्मॉलेस्ट। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3 के बाद क्या आता है? 4 क्या है? कॉम्पोजिट। तो इनका HCF निकाल लो, इनका LCF। एक्चुअल बोर्ड का क्वेश्चन है सच में, हाँ ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। आप होता क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को 1 ले लेते हो, कॉम्पोजिट नंबर को 4 नहीं लेते, कुछ और ले लेते हो, कभी कभी ऐसा होता है, दैट्स व्हाई। HCF इनका क्या आएगा? 2, LCM क्या आएगा? 4। क्लियर हो गया बच्चे इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, HCF and LCM of largest 2-digit composite number। लार्जेस्ट 2-digit composite number कौन सा है? लार्जेस्ट 2 डिजिट्स में नंबर कौन सा है? 2 डिजिट का नंबर जो सबसे बड़ा हो। 2 डिजिट का नंबर 10 के बाद 11 नहीं आता, 11 के बाद 12 नहीं आता। ग्रेटेस्ट कह रही हूँ, लार्जेस्ट कह रही हूँ, तो मिनिमम 10 है, तो सबसे मैक्सिमम कौन सा होगा? 99। क्या कर रहे हो? लार्जेस्ट नंबर विल बी 99 एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट 3। तो HCF क्या होगा? 3, LCM क्या होगा? बस इसमें डेफिनेशन देखो। अब तुम कह रही ना बोर्ड में, अच्छा ये वाला भी क्वेश्चन बोर्ड का ही बन जाता है। लार्जेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होगा? हाँ ठीक है, समझ में आ गई? हो जाएगा इजीली, अब तुम करके देखना, इसको आराम से हो जाएगा।